हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम ट्वेल्थ की लास्ट पॉलिटिकल साइंस का 7th चैप्टर जो कि फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। और ये जो 7th चैप्टर है हमारा, इसका नाम है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, काफ़ी इजी चैप्टर है ये और काफ़ी छोटा भी है, बस इसे आपको समझना है और इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से बनते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत जो है 1990 के दशक से होती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको याद रखना आप। एलपीजी भी बोलते हैं हम। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन बातें जो है कब आता है? 1990 के दशक में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव में दिखते हैं ये। ओके दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले कि हम इसे ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं या उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन। एलपीजी हम इसको शॉर्ट में यही कह रहे हैं, इन्हीं तीनों को कह रहे हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को हम शॉर्ट में एलपीजी कह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले उदारीकरण को हम डिफाइन करेंगे कि यह होता क्या है। उदारीकरण का मतलब होता है व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को कम करना, जिससे व्यवसायी तथा उद्यमियों को कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उद्योग और जो व्यापार पर लगे हुए हैं, प्रतिबंध लगे हुए हैं, उन सबको क्या करना है? समाप्त करना है, ताकि जो उद्योगपति है उन्हें व्यापार करने में, उद्योगपतियों और व्यापारियों को व्यापार करने में या अपने कार्य करने में किसी प्रकार का जो है बाधा का सामना ना करना पड़े। तो इसे हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। दोस्तों, भारत ने भी इस पॉलिसी को अपनाया है। और इस पॉलिसी को, लिबरलाइजेशन को कब अपनाया था उसने? भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब किया था? 1991 में। ठीक है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण कब किया? 1991 में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। तो ये आपको याद रखना है। और ये उदारीकरण का जो डेफिनेशन है काफ़ी आसान है, इसको भी याद रखना है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन क्या होता है। निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्षेत्र या उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया जा रहा है। आज आप इंडिया में देख सकते हैं, जैसे रेलवे को प्राइवेट किया जा रहा है। रेलवे क्या है? पब्लिक सेक्टर है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया? प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया कुछ रेलवे को। ठीक है ना। पेट्रोल पंप को कर दिया गया है। कई सारे जो कंपनियां हैं उनको प्राइवेट कर दिया गया है। जो मतलब पहले पब्लिक सेक्टर थे उनको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया है। ट्रेन हो गया, इन सब को भी, रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब को प्राइवेट सेक्टर में कर दिया गया है। तो ये जो है कुछ उदाहरण है। ठीक है ना। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सिंपल भी है। और ज़रूरत से ज़्यादा भारत में क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया जा रहा है इसमें? पब्लिक सेक्टर वालों को प्राइवेट सेक्टर में बदल दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद देखिए जो हमारा चैप्टर है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पर। तो वैश्वीकरण देखिए क्या है। ये जो तीनों का जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, 1 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। और प्राइवेटाइजेशन तो पता ही है आपको, इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो प्राइवेटाइजेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो अब देखिए ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण हम किसे कहते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ राज्यों की अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रवाह आते हैं: विचारों का प्रवाह, पूंजी का प्रवाह, वस्तुओं का प्रवाह और बेहतर आजीविका की तलाश में लोगों का प्रवाह। तो वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय होता है? वैश्वीकरण हम किसे कहते हैं? किसी राज्य की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए ये विचारों का प्रवाह हो रहा है। टेक्नोलॉजी आए, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आए, टेलीफोन आया, टेलीविज़न आया, ये सब आए, तो इससे क्या हुआ? विचारों का प्रवाह हो रहा है, हम दूर दूर तक बात कर रहे हैं। पूंजी का प्रवाह भी हो रहा है, लेन देन जो है दूर दूर तक हो रहा है, ऑनलाइन घर बैठे ही लेन देन हो रहा है, तो ये भी पूंजी का प्रवाह हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है। वस्तुओं का प्रवाह, हम वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। ठीक है। इसके बाद बेहतर आजीविका के तलाश में जो है लोगों का प्रवाह भी हो रहा है। लोग जो है बेहतर आजीविका के तलाश में एक दूसरे देश में जा रहे हैं, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, बड़े बड़े देशों में जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? विश्व जो है आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे देश जो है आपस में जुड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? वैश्वीकरण हो रहा है इसका। ठीक है ना। इन सब के कारण क्या हो रहा है? वैश्वीकरण। और इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? वैश्वीकरण कह रहे हैं इन सबको। ठीक है, यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था का
विश्व के साथ जुड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप अच्छे से याद करें, काफ़ी ज़्यादा 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, तो वैश्वीकरण का ये डेफिनेशन है और वैश्वीकरण के ये 4 प्रवाह है। ठीक है, अगर वैश्वीकरण के घटक लिखने को आए तो घटक में भी हम यही चारों को लिखेंगे। ठीक है, ये वैश्वीकरण के घटक हो जाएंगे, वैश्वीकरण के तत्व भी यही 4 होंगे। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। इसे हम बहुआयामी अवधारणा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैश्वीकरण का जो है केवल एक आयाम नहीं है, बहुआयामी, एक से अधिक आयाम है। और वो आयाम कौन कौन से हैं? राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, ये 3 जो है वैश्वीकरण के आयाम है। क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि वैश्वीकरण जो है केवल राजनीतिक आयाम है, सही है या गलत है? सही गलत पूछा जाता है तो गलत हो जाएगा। केवल आर्थिक आयाम भी आएगा तो वो भी गलत हो जाएगा, केवल सांस्कृतिक आएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि वैश्वीकरण का जो आयाम है एक से अधिक है, इसीलिए हम इसे बहुआयामी अवधारणा कह रहे हैं। ठीक है, अगर भूमंडलीकरण का परिभाषा लिखना है तो आप वैश्वीकरण का ही परिभाषा लिख देना। ठीक है, वैश्वीकरण को हम भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं और यह एक बहुआयामी अवधारणा है। यह ना तो केवल आर्थिक परिघटना है और ना ही सिर्फ सांस्कृतिक या राजनीतिक परिघटना है। ठीक है ना, ना केवल सांस्कृतिक है, ना राजनीतिक है, ना आर्थिक है, ये जो है बहुआयामी परिघटना है वैश्वीकरण। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से अभिप्राय विश्व के देशों का आपस में जुड़ना है, जो वैश्वीकरण का परिणाम है। अब वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ? विश्व जो है आपस में जुड़ने लग गया, जिसके कारण विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव की भावना उत्पन्न हुई। ठीक है, विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव पूछा जाता है 1 नंबर में, तो ये जो है किसके कारण हुआ? वैश्वीकरण का ही परिणाम है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव। ठीक है, क्योंकि विश्व जो है एक दूसरे से आपस में जुड़ गए हैं, सभी देश जो है आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो था वैश्वीकरण। अब देखिए, वैश्वीकरण आने के कारण क्या थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण में सबसे पहला जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो है टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप आदि के नवीनतम आविष्कारों के परिणाम स्वरूप विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही में आसानी हुई है, जिससे वैश्वीकरण को अस्तित्व में आने में सहायता मिली है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी आया तो टेक्नोलॉजी से क्या हुआ? नई नई चीज़ों का आविष्कार हुआ। टेलीफोन, टेलीविज़न, रेडियो, ठीक है, इन सब का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर, इन सब का आविष्कार हुआ। तो उससे क्या हुआ? इन सब के नए आविष्कारों के कारण पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही में वृद्धि हुई। इन सब के प्रवाहों में वृद्धि हुई, एक दूसरे स्थान से एक दूसरे स्थान पर आने जाने में। ठीक है, तो इसका जो है टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है वैश्वीकरण को लाने में। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए, दूसरा जो कारण है वैश्वीकरण को लाने में वो है विश्व के लोगों में पारस्परिक जुड़ाव की भावना। दूसरा कारण है, विश्व के विभिन्न भागों में लोग अब समझने लगे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए विभिन्न घटनाओं का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है। अब देखिए, विश्व के लोग भी जो है आप समझने लग गए कि हम जो है एक दूसरे से देशों से, एक दूसरे क्षेत्रों से जो है जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आता है, भूकंप आता है, तो उसका असर जो है दूसरे हिस्सों पर भी देखने को मिलता है, काफ़ी नुकसान होता है, तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक भी होता है, तो उसका असर दूसरे देशों पर भी देखने को मिलता है। या कहीं पर आर्थिक मंदी आ गई तो उसका असर दूसरे देशों पर देखने को मिलता है। तो इससे क्या पता चलता है कि हम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरा विश्व जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा देखिए, आर्थिक घटनाओं का प्रभाव। विश्व के विभिन्न भागों में होने वाली आर्थिक घटनाओं का प्रभाव भी अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। देखिए, विश्व में कहीं पर मान लीजिए आर्थिक घटना, मतलब महामंदी पड़ती है या फिर करेंसी गिर जाती है, तो उसका असर जो है पूरे विश्व पर पड़ता है। अगर मान लो डॉलर में गिरावट आता है, ठीक है ना, या फिर आप देखें कि 1929 में जो है आर्थिक मंदी आई थी, जिसका असर जो है भारत पर भी पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरी विश्व युद्ध, तो उसका असर जो है पूरे विश्व पर पड़ा था। ठीक है ना। तो इन सब घटनाओं के कारण क्या होता है, पूरे विश्व पर असर पड़ता है। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति पर अगर मान लीजिए अमेरिका में मतलब आर्थिक मंदी आई है या शेयर बाजार में गिरावट आई, तो उसका असर जो है भारत जैसे देशों पर भी देखने को मिलता है।
ठीक है, तो एक क्षेत्र में हुए घटनाओं का प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। ठीक, इसके बाद देखिए चौथा जो कारण है व्यापार। व्यापार के कारण भी क्या है, वैश्वीकरण आया है, क्योंकि हम व्यापार के कारण क्या हुआ है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। विश्व में कोई भी देश अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। प्राचीन काल से ही यात्री एक दूसरे देश में आते जाते रहे हैं। विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार होता था। इस प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों के साथ व्यापार होता है। अब देखिए प्राचीन टाइम में अगर आप देख लें या वर्तमान समय में ही देख लें आप, तो कोई भी जो देश है, चाहे बड़े से बड़ा देश हो, शक्तिशाली देश हो, अमेरिका भी हो, तो वो भी जो है अपनी वस्तुओं का जो है अपने मतलब सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कोई भी देश अकेला नहीं कर सकता। वो कुछ ना कुछ वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर जरूर रहता है। जैसे अगर आप अमेरिका को देख ले तो सॉफ्टवेयर के लिए जो है निर्भर रहता है, किस पर, इंडिया पर निर्भर रहता है। और फिर भारत को देख ले तो भारत जो है टेक्नोलॉजी और फिर हथियारों के लिए निर्भर किस पर रहता है, रसिया पर रहता है। तो मसालों के लिए जो है कई देश जो है भारत पर निर्भर रहते हैं। तो सभी देश जो है कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, और ये प्राचीन टाइम से ही होता हुआ आ रहा है। प्राचीन टाइम से ही यात्री जो है एक दूसरे देश में जाकर जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, और आज वर्तमान में भी जो है ऐसा ही हो रहा है। वस्तु विनिमय हो रहा है या फिर वस्तुओं का व्यापार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे भी क्या हो रहा है, वैश्वीकरण की भावना उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना, एक दूसरे देश जो है आपस में जुड़ रहे हैं। तो व्यापार का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है वैश्वीकरण को लाने में। ठीक है, तो ये जो था वैश्वीकरण के 4 कारण थे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो पूछा जाता है क्वेश्चन में 4 या 6 नंबर में कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है और वैश्वीकरण को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, या वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। दोस्तों अभी हमने वैश्वीकरण और उसके कारण के बारे में पढ़ा। अब हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। या यूँ कह लें वैश्वीकरण के तीनों आयाम, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए वैश्वीकरण का जो है राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, या वैश्वीकरण का जो है राजनीतिक आयाम क्या है। देखिए वैश्वीकरण राजनीतिक में एक तो ये पूछा जाता है कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव पूछा जा सकता है, या फिर ये क्वेश्चन बनता है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, राज्य की जो है भूमिका बदल रही है वैश्वीकरण के कारण, तो इस पर भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए विकासशील देशों में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन देशों में गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अशिक्षा आदि कई समस्याएं विद्यमान है। इन समस्याओं का समाधान करना राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है, इसलिए राज्य का स्वरूप कल्याणकारी राज्य का होता है। परंतु वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में बदलाव आया है, जो कि निम्नलिखित है। तो दोस्तों ये जो कल्याणकारी राज्य का जो स्वरूप होता है, कल्याणकारी जो राज्य होता है या राज्य कल्याणकारी से संबंधित, लोगों का कल्याण से संबंधित कार्य करता है, उसमें जो है वैश्वीकरण के कारण क्या आया है, कमी आई है। यहाँ जो राज्य शब्द जो बार बार आ रहा है, राज्य का मतलब है यहाँ पर सरकार से है। सरकार देखिए विकासशील देशों में सरकार की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कल्याणकारी कार्य करना। जैसे अशिक्षा की कमी है तो शिक्षा के लिए मतलब नीति बनाना, या बेरोजगारी, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं, इन सब को जो है उपलब्ध कराना होता है लोगों तक। ठीक है ना, लोगों तक इन सब की पहुंच बनाना होता है सरकार की। तो वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, राज्य की कार्य क्षमता में, कल्याणकारी कार्य में कमी आई है, जो कि निम्नलिखित है। देखिए राज्य की शक्ति में कमी आई है और कल्याणकारी राज्य की धारणा का स्थान न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। राज्य की शक्ति में कमी आई है वैश्वीकरण के कारण, और कल्याणकारी राज्य का स्थान किसने ले लिया, न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने। न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य मतलब सरकार का काम जो है कुछ ही तक सीमित रह गया है। ठीक है, कुछ ही काम कर सकती है अब सरकार। उसके बाद देखिए दूसरा है, राज्य अब कुछ मुख्य कामों तक ही अपने को सीमित रखता है, जैसे कानून व्यवस्था और नागरिक की सुरक्षा करना। ये 2 ही काम रह गए हैं, राज्य जो है कर रहा है सही तरीके से, कानून व्यवस्था और नागरिक की सुरक्षा करना तक ही सीमित रह गया है। और बाकी के जो कार्य हैं वो सब जो है मल्टीनेशनल कंपनियां कर रही हैं, या बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग के लोग कर रहे हैं। तीसरा देखिए राज्य अब कल्याणकारी कार्य की ओर कम ध्यान देता है। राज्य जो है अब कल्याणकारी कार्य की ओर
कम ध्यान देता है। तो ये जो है तीसरा प्रभाव है वैश्वीकरण का। इसके बाद चौथा देखिए, राज्य के स्थान पर अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक है। तो राज्य के स्थान पर अब जो है बड़े बड़े जो है कंपनियां आ गए हैं, बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं का प्रमुख निर्धारक बन गए हैं। ठीक है। इसके बाद पांचवा देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से विकासशील देशों में सरकारों द्वारा अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। जो मल्टीनेशनल्स कंपनी आए हैं उनके आने से क्या हुआ, सरकार जो है अपने दम पर निर्णय नहीं ले पा रहा है। ठीक है। अब निर्णय में क्या हो रहा है, उनकी भी भागीदारी लेनी पड़ रही है। तो राज्य की जो है निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आई है। तो ये जो है राजनीतिक प्रभाव है। अगर राजनीतिक प्रभाव पूछा जाए तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। और फिर राज्य की कार्य क्षमता में कमी आई है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा तो ये पूरे 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। इसमें जो है फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। परंतु इसके साथ यह भी सत्य है कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अब राज्यों के पास अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी होने से राज्य अपने नागरिकों के बारे में हर प्रकार की सूचनाएं जुटा सकता है और अधिक कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। तो देखिए राजनीतिक प्रभाव में एक मतलब सकारात्मक पॉइंट यह भी है कि राज्य के पास जो है अब टेक्नोलॉजी है, एक से एक टेक्नोलॉजी है, जिससे क्या कर सकती है, वो सूचनाएं इकट्ठा कर सकती है और अत्यधिक ढंग से सरकार चला सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है एक प्लस पॉइंट है राजनीतिक प्रभाव में वैश्वीकरण का। बाकी जो है मतलब नेगेटिव पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं वैश्वीकरण के राजनीतिक के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। ठीक है। तो सकारात्मक में ये पॉइंट आ जाएगा और नकारात्मक तो है ही, वो 5 पॉइंट जो बताया आपको। ओके। अब इसके बाद देखिए वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव या वैश्वीकरण का आर्थिक आयाम क्या है। देखिए इसका जो है वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या क्या पड़े हैं। देखिए पहला, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है, क्योंकि अब पहले की तरह आयात पर प्रतिबंध नहीं लगाए जाते। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, वस्तुओं का जो है व्यापार, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई है। ठीक है ना। व्यापार जो है अब अत्यधिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आयात पर, ठीक है, आयात पर अब जो है प्रतिबंध नहीं लगाए जा रहे हैं। पहले जो है प्रतिबंध लगाए जाते थे, पहले जो है देश जो है बाहर व्यापार नहीं कर सकते थे, तो और फिर वो टैक्स भी बहुत ज़्यादा होता था अगर व्यापार करते थे, तो कई सारे बैरियर्स लगे होते थे व्यापार करने पर, जिसको जो है समाप्त कर दिया गया और अब वस्तुओं का जो है बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। तो ये जो है एक प्रभाव है, आर्थिक प्रभाव। ठीक है। दूसरा देखिए, पूंजी की आवाजाही या प्रवाह में वृद्धि हुई है। अब निवेशकर्ता अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां उन्हें अधिक लाभ होता है। वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, आर्थिक प्रभाव में पूंजी की आवाजाही में भी वृद्धि हुई है। ठीक है। अब जो है निवेशकर्ता अपना धन किसी भी देश में निवेश कर सकता है, कहीं भी जो है इन्वेस्ट कर सकता है, विशेष रूप से विकासशील देश में जहाँ उन्हें अधिक लाभ होता है। अब जो है निवेशकर्ता जो है, इन्वेस्टर जो है, सबसे ज़्यादा जो है विकासशील देशों में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जो है विकासशील देशों में ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उनको। कई सारी चीज़ें जो है सस्ती मिल जाती है, सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। ठीक है। सस्ती भूमि मिल जाते हैं, सस्ते संसाधन मिल जाते हैं। तो इस कारण जो है उन्हें वहाँ सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है विकासशील देशों में, और विकासशील देशों में ही सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी करते हैं। आज अगर आप इंडिया को देखें तो मतलब कई सारे देशों का बहुत बड़ा जो है, कई सारे इन्वेस्टर का जो है बहुत बड़ा मार्केट बन चुका है इंडिया। ठीक है। इसीलिए इंडिया में जो है बहुत सारे जो है कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। तीसरा प्रभाव देखिए, विचारों का विस्तार हुआ है, जैसे इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वस्तु और पूंजी के प्रवाह की तरह लोगों की आवाजाही कम रही है, क्योंकि विकसित देशों ने अपनी वीज़ा नीति आसान नहीं की है, ताकि अन्य देशों के नागरिक उनके नागरिकों के नौकरी धंधे न हथिया लें। देखिए वैश्वीकरण के कारण देखिए आर्थिक प्रभाव में एक ये भी है कि विचारों का विस्तार हुआ है। विचारों का विस्तार कैसे हुआ, क्योंकि इंटरनेट आ गया, टेलीफोन आ गया, कंप्यूटर आ गया, टेलीविज़न आ गया, तो इससे क्या हुआ, विचारों का विस्तार हुआ है। अब देखिए पूंजी का प्रवाह हुआ, वस्तुओं का प्रवाह हुआ, विचारों का भी प्रवाह हुआ वैश्वीकरण के कारण, लेकिन लोगों की आवाजाही का प्रवाह जो है वो थोड़ा कम हुआ है। अब क्यों हुआ है कम, क्योंकि जो है कई सारे देश जो है उन्होंने अपनी वीज़ा नीति को काफ़ी कठोर बना लिया है। वीज़ा नीति जो है काफ़ी कठोर बनाया, ताकि जो है वहाँ पर ज़्यादा लोग ना आ सके, केवल कुशल लोग ही आ सके। ठीक है।
अगर ज़्यादा लोग मान लो दूसरे देश में जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पर जो है जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी और वहीं के नागरिक जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस वजह से भी उन्होंने वीज़ा नीति को कठोर कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है अमेरिका को देख सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रभाव देखिए, आर्थिक प्रभाव। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारों द्वारा कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींचने के परिणाम स्वरूप सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। अतः वे सामाजिक सुरक्षा कवच के द्वारा कमजोर लोगों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। देखिए, आर्थिक वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, सरकारों द्वारा कुछ जिम्मेदारियों से हाथ खींचने पड़े हैं। जैसे आप देखेंगे बेरोजगारी, कुछ जो है कल्याणकारी जो कार्य हैं वहाँ से राज्यों को जो है हाथ खींचने पड़े हैं, कल्याणकारी कार्य नहीं कर पा रहे हैं सही से। तो इसके प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया है, सामाजिक सुरक्षा कवच के तहत जो है लोगों को क्या किया है, मतलब कई सुविधाएं देने की नीति अपनाई है। सामाजिक सुरक्षा कवच के तहत मतलब कई जो वंचित लोग हैं उनको रोजगार देने का जो है प्लान किया जाता है, रोजगार दिया जाता है उनको। ठीक है, तो ये जो थे आर्थिक प्रभाव थे। काफ़ी आसान है। अगर आर्थिक प्रभाव या आर्थिक आयाम के बारे में लिखना है तो यही सब आपको लिखने हैं। तीसरा आयाम जो है वैश्वीकरण का सांस्कृतिक आयाम है, या वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में देखिए। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है विश्व पर, देखिए। वैश्वीकरण से विश्व की संस्कृतियों को खतरा पैदा हो रहा है। विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। उदाहरणतया अमेरिका का प्रभाव मैकडोनाल्डीकरण के रूप में है। देखिए, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, विश्व पर जो है पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। आप अगर आज देखें तो इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है, और फिर आज जो है पश्चिमी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, और फिर यूरोपियन पहनावा को लोग अपना रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इंडिया में देखें तो पहले जो है धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहनते थे, लेकिन आज जो है जीन्स पहनने लग गए हैं लोग। तो ये सब जो है अमेरिकी संस्कृति की देन है। अमेरिकी संस्कृति जो है विश्व पर प्रभुत्व जमा रहा है, और मैकडोनाल्डीकरण भी जो है अमेरिका की ही देन है। तो इसका भी प्रभुत्व देखा जा रहा है विश्व भर में। ओके, तो ये जो है एक सांस्कृतिक प्रभाव है। इसके बाद दूसरा प्रभाव देखिए क्या पड़ा है सांस्कृतिक का। इससे विश्व की समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जो कि समस्त मानवता के लिए खतरा है। अब देखिए, विश्व पर जो है पश्चिमी संस्कृति थोपी जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, विश्व के जो मतलब बहुत सारे जो देश हैं या कई सारे जो देश हैं उनकी संस्कृति या धरोहर जो है धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। लोग जो है अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, जो पूरे विश्व और समस्त मानवता के लिए खतरा है। तो ये भी जो है एक नकारात्मक पॉइंट है सांस्कृतिक प्रभाव का, सांस्कृतिक प्रभाव है ये भी। ठीक है। इसके बाद वैश्वीकरण का तीसरा सांस्कृतिक प्रभाव देखिए। वैश्वीकरण का सकारात्मक सांस्कृतिक प्रभाव भी है, क्योंकि कभी कभी बाहरी प्रभावों से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा है। अब देखिए, वैश्वीकरण का एक सांस्कृतिक प्रभाव का एक जो प्लस पॉइंट ये भी है कि वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ है, पसंद नापसंद में वृद्धि हुई है। आज जो है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा जो है, चाहे वो बिजनेस के तौर पर हो या फिर लेन देन, या फिर कई सारे जो दुकानें हैं, एक कंपनियां हैं, ये सब आ गई हैं। तो पसंद नापसंद का दायरा बढ़ा है। अगर आप 1980-90 में देखेंगे तो एक दो गिने चुने दुकान हो सकते हैं जहाँ पर काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती होंगी। ठीक है, और फिर महंगी मिले या सस्ती, आपको वही चीज़ें खरीदनी पड़ती होंगी। लेकिन आज जो है बहुत सारे कंपनी हैं, बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, और अपनी पसंद नापसंद भी रख सकते हैं। अगर आपको पसंद है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, कोई चीज़ आपको पसंद आ रहा है तो उसे ख़रीद सकते हैं, नहीं पसंद आ रहा है तो नहीं खरीद सकते। आपके पास जो है आज वर्तमान में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, तो ये भी जो है प्लस पॉइंट है। ओके, इसके बाद इसका चौथा प्रभाव आप लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ये जो सांस्कृतिक प्रभाव में आप लिख सकते हैं कि नींबू पानी का स्थान जो है किसने ले लिया है, कोल्ड ड्रिंक ने ले लिया है। तो कोल्ड ड्रिंक भी जो है यूरोप की देन है, अमेरिकन की देन है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 1990-80 के दशक में या 2005 में ही देख लें, पहले जो है गांव में मेहमान आते थे कहीं भी तो उन्हें हम शरबत या नींबू पानी देते थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में क्या है, कोल्ड ड्रिंक मंगाना पड़ता है। ठीक है,
तो कोल्ड ड्रिंक का भी प्रभुत्व देखने को मिल रहा है, जो कि अमेरिका या यूरोपियन की देन है। तो ये भी जो है संस्कृति का एक बड़ा प्रभाव है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर जो क्वेश्चन बनता है यही बनता है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण के 3 आयामों का वर्णन करें। तो तीनों आयामों के बारे में आप 5-5, 6-6 लाइन लिख दें और फिर वैश्वीकरण का सबसे पहले डेफिनेशन दें और तीनों आयामों के 5-5, 6-6 लाइन लिख दें। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है और वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव लिखें या सांस्कृतिक आर्थिक प्रभाव, तीनों पूछा जा सकता है। या फिर कोई एक प्रभाव पूछा जा सकता है वैश्वीकरण के साथ। तो इन सबको याद कर लें, आपका जो है चैप्टर क्लियर हो जाएगा इन्हीं सबको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो। ठीक है दोस्तों, और वैश्वीकरण के कारण को भी आप अच्छे से याद कर लें कि वैश्वीकरण के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से थे। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको काफ़ी आसान लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।